गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार आप सभी के साथ फिजिक्स की नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं। मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं अपने चैनल में उन सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जो फिजिक्स में अपने एम्बिशन को काफ़ी ऊंचा रखते हैं, जिनकी सोच काफ़ी ऊंचा है और जो सिर्फ एग्जामिनेशन में अंक के लिए नहीं बल्कि अच्छी नॉलेज के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि वे सभी छात्र मुझसे जुड़े रहें और मैं अपना अनुभव उनके साथ शेयर करता रहूं और फिजिक्स में हम सभी इस तरह का कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर लें कि चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन का कोई भी एग्जामिनेशन, मेडिकल का हो या आईआईटी मेंस एडवांस हो, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक दे सको और बहुत ही कम समय में आप दे सको। इसके लिए मैं दो शब्द छात्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आप सभी से यह निवेदन करूंगा कि आप प्रत्येक वीडियो, मेरा प्रत्येक लेक्चर आप देखोगे, आपको जो भी कठिनाई होगी आप उसे शेयर करोगे मेरे साथ। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी देता हूं, आप व्हाट्सएप पर भी अपना प्रॉब्लम भेज सकते हो और प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाने के बाद, उसकी कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा और आगे चल कर के मैं आपके साथ डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मैं दूंगा ताकि मैं आप प्रत्येक दिन उसके अभ्यास करो और एग्जामिनेशन की तैयारी सही ढंग से कर सको। एक और आग्रह है छात्रों से कि आप जिस एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, अव्वल स्थान प्राप्त करना चाहते हो, आप उस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक अवश्य खरीद लोगे या नहीं तो नेट के द्वारा ही आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हो और उन सभी क्वेश्चंस को एक बार दो बार नहीं, मैं चाहूँगा कि आप कई बार स्टडी कर लो ताकि आपके दिमाग में यह बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हो उस एग्जामिनेशन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वे सभी प्रश्न किस सिलेबस के दायरे में हैं। और अगर आपको वह दायरा स्पष्ट हो जाता है तो आप तैयारी बहुत अच्छी ढंग से कर सकते हो और आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पर नहीं, मैं चाहूँगा कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट पर मेहनत करो। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका इतना अच्छा हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आप हर एक प्रश्न का जवाब आसानी से दे सको। आज मैं आप सभी से वेक्टर के नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं जिस चैप्टर के शुरुआत करने जा रहा हूँ वो होगा वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर शब्द आते ही स्टूडेंट के मन में एक बात तुरंत आ जाता है और वह है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि 9th क्लास में स्टूडेंट प्रायः यह पढ़ता है, प्रायः उसके पास यह नॉलेज होता है, वो इस जानकारी को रखता है कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसे केवल मैग्नीट्यूड होता है वह स्केलर कहलाता है और वह फिजिकल क्वांटिटी जिसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है वह वेक्टर कहलाता है। अगर आप यह ज्ञान रखते हो तो मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वे वेक्टर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो परिभाषा है इसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। तो हम सभी उस परफेक्ट डिफिनीशन को लेंगे जिसके बाद कि उसमें कोई कमी नज़र ही नहीं आएगा। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि वेक्टर, स्केलर
इन सभी की सही जानकारी के लिए आप मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हो, उन्हें डिफाइन करने के लिए आप मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हो। तो क्या आपने कभी यह सोचा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? बिल्कुल आपको सोचना चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। प्रायः स्टूडेंट के मन में यह होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वह उसका मैग्नीट्यूड होता है। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत है। तो आइए मैं शुरुआत मैग्नीट्यूड से करता हूँ। आखिर यह मैग्नीट्यूड होता क्या? ये लीजिए, मैं पहले इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ। आप कागज़ कलम तैयार रखोगे, आप भी लिख लोगे, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हो। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे स्पष्ट करूँगा, क्लियर करूँगा कि आखिर ये मैग्नीट्यूड होता क्या है। मैं यहाँ लिखा हूँ द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, अगर मैं वर्क को लिखता हूँ और एक स्टूडेंट अगर वर्क के बारे में जानकारी दे रहा और वह अगर यह कहता है कि वर्क इज़ 24 जूल, तो आप यहाँ देखो कि वर्क की जो मेजरमेंट है वह है 24 जूल। तो एक्चुअली ये 24 जूल जो है यह वर्क की मैग्नीट्यूड है और यही वर्क का कंप्लीट मेजरमेंट है। ये जो 24 जूल है ये कंप्लीट मेजरमेंट है और इसे ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है, कंप्लीट मेजरमेंट। और इसे ही आप मैग्नीट्यूड भी कहते हो क्योंकि यही मैग्नीट्यूड है इसका। अब आप देखोगे कि ये जो कंप्लीट मेजरमेंट है, वर्क की जो मेजरमेंट कंप्लीट हुआ है वह 24 जूल से हुआ है और इसमें दो फैक्टर्स हैं। ये जो मेजरमेंट है इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यहाँ आप देख सकते हो, ये 24 आप देख रहे हो, यह न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है। और जो दूसरा फैक्टर इसका वो ये है जूल, जो कि यूनिट है। अब आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह मैग्नीट्यूड है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखोगे तो मेरा मानना है और भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज इट्स मैग्नीट्यूड। तो क्या ये जो मेजरमेंट है वह न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की प्रोडक्ट होता है? ऐसा प्राय होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब आप इसे दूसरा एग्जाम्पल से देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कि हम सभी मुंह से डिनोट करते हैं, अगर इसे 1.5 लिख दें, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। अब आप देखो इसे यूनिट तो है ही नहीं, या तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्या यह इसका कंप्लीट मेजरमेंट नहीं? बिल्कुल ये इसका कंप्लीट मेजरमेंट है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट होता ही नहीं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट नहीं होता है
उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू ही उसका कंप्लीट मेजरमेंट है और वही उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी यही कंप्लीट मेजरमेंट है और इसे ही आप मैग्नीट्यूड कहोगे। अब आप ये देखिए, मैग्नीट्यूड कहें या कंप्लीट मेजरमेंट एक ही बात है, कंप्लीट मेजरमेंट। अब आप यहाँ पर गौर से देखो कि यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे यूनिट नहीं है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी कंप्लीट मेजरमेंट। तो अगर आपके दिमाग में यह बात आता हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट दोनों का प्रोडक्ट उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जरूर होता है, यूजुअली ऐसा होता है। तो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी का जो कंप्लीट मेजरमेंट है, वह यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार के भी होते हैं जिसके कि मैग्नीट्यूड या कंप्लीट मेजरमेंट केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से ही पूरा हो जाता है। और इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से पूरा हो जाता है, वे सभी फिजिकल क्वांटिटी प्रायः रेशियो होते हैं सिमिलर क्वांटिटी के। अगर आप 10th क्लास को थोड़ा सा याद करो, आप थोड़ा सा पीछे अपने आप को ले चलो, तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का, वह वैक्यूम में लाइट का स्पीड और उस मीडियम में लाइट का स्पीड का अनुपात होता है। ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आपका C/V होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जाहिर है कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, इसीलिए इसे यूनिट नहीं है। तो फिजिक्स में इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको आगे चल कर के मिलेंगे, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, वह भी दो सिमिलर क्वांटिटी का ही रेशियो है। और उन सभी को जितने भी रेशियो आएंगे उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होता है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। लेकिन जिस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट होता है उस फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिल करके उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तभी मैं आपसे मैग्नीट्यूड पर चर्चा किया हूँ कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड क्या होता है। और अब यदि हम सभी डायरेक्शन को भी थोड़ा क्लियर कर लें कि ये डायरेक्शन क्या होता है। और डायरेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन, दूसरा होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है और ये कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, यदि हम सभी इसे भी स्पष्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा वेक्टर और स्केलर को समझने के लिए। आइए हम सभी अब ज़रा डायरेक्शन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है इसे मैं दो भाग में बांटता हूँ। पहला जो है ये रहा स्पेसिफिक डायरेक्शन, और जो दूसरा है वो है कन्वेंशनल डायरेक्शन। आखिर ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है और दूसरा जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है ये क्या है आखिर, आइए इसे हम सभी अलग करते हैं। ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है यह होता है, इट इज ए डायरेक्शन which can be expressed in a space। यानी डायरेक्शन जिसे कि आप स्पेस में बतला सकते हो। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है बतलाना। जिस डायरेक्शन को आप स्पेस में बतला सकते हो वह डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो फिर ये कन्वेंशनल क्या होता है, तो इट इज ए डायरेक्शन which
कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेस, जिसे आप स्पेस में नहीं बदला सकते हो। तो फिर अब इसकी एग्जाम्पल आप देखें, ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसमें जैसे हम ये कहते हैं कि अलोंग ईस्ट, यह स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अलोंग वेस्ट ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अलोंग अप स्पेसिफिक है, अलोंग डाउन स्पेसिफिक है, इन एक्स एक्सिस स्पेसिफिक है, इन वाई एक्सिस स्पेसिफिक है, इन जेड एक्सिस स्पेसिफिक है। तो ये सभी स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि ये सभी डायरेक्शन जो है वो स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ज़रा आप ये देखिए, अगर आप ये कहते फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, अगर आप ये कहते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी वायर के दो पॉइंट के बीच, दो अलग अलग पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो उसमें यह डिफाइंड नहीं होता है कि ईस्ट का पॉइंट में ज़्यादा पोटेंशियल होगा या वेस्ट में कम होगा, अप में ज़्यादा होगा या डाउन में कम होगा। इसे आप स्पेस में नहीं ले जा सकते हो, यह स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है और यह है कन्वेंशनल डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, आप जानते हो अच्छी तरह से। मैं आपको याद दिला देता हूँ, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक करंट को तो डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वह कन्वेंशनल है, वह स्पेसिफिक नहीं है, वह स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप यहाँ पर, ये तो रहा एग्जाम्पल, और अगर फिजिकल क्वांटिटी मिलाओगे तो इस लिस्ट में जो फिजिकल क्वांटिटी आएंगे वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन होता है, और करंट का जो डायरेक्शन होता है वह होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फिर टाइम को भी डायरेक्शन होता है, टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, समय हमेशा आगे बढ़ती, तो टाइम को भी डायरेक्शन है कि टाइम हमेशा आगे बढ़ती। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि टाइम इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, टाइम इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्या आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ, इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो टाइम है, इनको जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन है कन्वेंशनल, वह डायरेक्शन है कन्वेंशनल। अब आप यहाँ देखिए, आप इस लिस्ट में अगर आप देखोगे, अगर फिजिकल क्वांटिटी में आप आते हो, तो जैसे कि आपका फोर्स है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी इस लिस्ट में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, ये लिस्ट बहुत बड़ा है। तो फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन होते हैं, उसमें से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वह स्पेसिफिक होता है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वह कन्वेंशनल होता है। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि डायरेक्शन जो होता है वह स्पेसिफिक भी होता है और कन्वेंशनल भी होता है। क्या होता है स्पेसिफिक, क्या होता है कन्वेंशनल? तो इसे फिर से मैं एक बार कह दूं कि जिस डायरेक्शन को आप स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या जिस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को आप स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, और जिस फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन को आप स्पेस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन कन्वेंशनल होता है। तो स्पेसिफिक और कन्वेंशनल डायरेक्शन। अब मैं आप सभी से टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखिए, आप अगर आप बात करते हो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज के जो टाइप हैं वो दो आधार पर बनाया जाता है, दो आधार पर उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है बाय नेचर, बाय नेचर। तो बाय नेचर अगर आप आते हैं
तो बाय नेचर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये दो टाइप के हो जाते हैं। पहला जिसे आप कहते हो फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जो है वह बाय नेचर इसे कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। और अगर आप आ जाते ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर अगर आप आओगे तो फिजिकल क्वांटिटी तीन कैटेगरी में बढ़ जाता है। पहला जो कैटेगरी है वो है स्केलर का, जिसे आप स्केलर क्वांटिटी भी कहते हो। तो स्केलर बोले या स्केलर क्वांटिटी एक ही बात है। दूसरा जो है उसे आप कहते हो वेक्टर, या नहीं तो वेक्टर क्वांटिटी भी आप कहते हो। और जो तीसरा है इसमें, इसे आप कहते हो टेंसर। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है नेचर के आधार पर दो टाइप का, फंडामेंटल, सॉरी यहाँ पर आप देखें फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर छूट गया था एल, और दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर आप जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ थ्री टाइप, नंबर 1 स्केलर, नंबर 2 वेक्टर, नंबर 3 टेंसर। इसमें से ये जो स्केलर है और ये जो टेंसर है इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन दोनों को सिंपल अलजेब्रिक लॉ से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। तो जब सिंपल अलजेब्रिक लॉ से उसका ऑपरेशन होता है तो उसमें ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होती, वो बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि अलजेब्रा में हम सभी अलजेब्रिक ऑपरेशन करना आसानी से जानते हैं। लेकिन ये जो वेक्टर है, वेक्टर, इस वेक्टर क्वांटिटी को आप सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऑपरेट नहीं कर सकते हो। वेक्टर को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का स्पेशल रूल्स हैं। उन सभी स्पेशल रूल्स को ही हमें जानना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम सभी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को आसानी से बता सकते हैं। तो अब मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको स्केलर, वेक्टर और टेंसर, इस तीनों में क्या अंतर है उसे स्पष्ट कर दूं। पहले मैं आपको स्केलर और वेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस हैं उसे मैं स्पष्ट कर देता हूं। उसके बाद मैं आपको टेंसर के बारे में भी जानकारी दे दूंगा कि टेंसर है क्या। तो पहले स्केलर के बारे में हम सभी जानते हैं, इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude not any specific direction। तो ये जो स्केलर्स होते हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके पास की मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है वह स्केलर होता है। और आप ये भी याद रखेंगे कि एक स्केलर को स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन डायरेक्शन हो सकता है, बिल्कुल। अब मैं पहले वेक्टर के बारे में बता दूं। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as a specific direction।
वेक्टर के बारे में आप यह कह सकते हो कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये रहा दोनों की डिफिनीशन। अब आप एग्जाम्पल भी देखो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी हम सभी देखेंगे। अगर एग्जाम्पल को आप देखोगे तो स्केलर के लिस्ट में जहाँ डिस्टेंस आता है, तो वेक्टर के लिस्ट में डिस्प्लेसमेंट, स्केलर के लिस्ट में जहां आप स्पीड को रखते हो, स्पीड एक स्केलर है, तो फिर वेक्टर के लिस्ट में वेलोसिटी। अब इस लिस्ट को मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, मैग्नेटिक पोटेंशियल हो, सभी स्केलर ही होते हैं। फ्लक्स में भी चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, सभी स्केलर में ही काउंट होते हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, etc, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल, फ्लक्स, चार्ज, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी को मैग्नीट्यूड तो है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अब अगर आप ये सोचते होगे कि स्केलर को डायरेक्शन तो होता ही नहीं, तो थोड़ा आप संशोधन कर लो इस नॉलेज में। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ए स्केलर मे हैव ए डायरेक्शन। एक स्केलर को डायरेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन हो सकता है। ए स्केलर मे हैव ए डायरेक्शन, बट लेकिन द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक। लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होता है वह स्पेसिफिक नहीं होता। तो आप ये भी याद रखोगे आज के बाद कि स्केलर मे हैव डायरेक्शन। एक स्केलर को डायरेक्शन हो सकता है बट द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक। इसके एग्जाम्पल में आप टाइम को ले सकते हो जिसे डायरेक्शन है लेकिन टाइम का डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं, कन्वेंशनल है। इलेक्ट्रिक करंट को आप ले सकते हो जिसे डायरेक्शन है लेकिन वह कन्वेंशनल डायरेक्शन है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये, टू स्केलर्स आर एडेड subtracted, multiplied, and divided by simple algebraic method. By simple algebraic method. दो या दो से अधिक स्केलर्स जो होते हैं उन्हें आप बिल्कुल सिंपल अलजेब्रिक मेथड्स आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे। आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हो। अगर मान लें कि एक सिस्टम पर दो फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है। पहला फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है ये मान लें कि 24 जूल है। दूसरा फोर्स के द्वारा जो वर्क हो रहा है ये मान लें कि 12 जूल है। और आप अगर टोटल वर्क निकालना चाहते हो W, तो यह W1 प्लस W2 और ये आपका 24 जूल प्लस 12 जूल। तो जैसे अलजेब्रा में 24 प्लस 12 36 होता है, तो यहाँ भी यह 36 जूल ही होगा। तो यह आपका हो जाएगा 36 जूल। यानी दो या दो से अधिक स्केलर्स को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है।
अब आइए जरा वेक्टर के ग्रुप में आप आइए। पहले मैं इसके एग्जाम्पल को और भी आगे बढ़ा दूँ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क, फील्ड, फील्ड मीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इटीसी, ग्रेविटेशनल फील्ड, इटीसी। तो अगर आप वेक्टर के एग्जाम्पल को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इन सभी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होते हैं। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपने जहाँ कहा कि टू स्केलर्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड, तो मैं यहाँ पर उससे अलग कहता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टू ऑब्लिक मोर देन टू vectors are added, subtracted, multiplied by specific rules, specific rules। तो जहाँ पर आप ये कहते हो कि स्केलर्स को जो है सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है, तो वहीं आप वेक्टर में आओगे तो टू मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक रूल्स, अर्थात वेक्टर को एक विशेष नियम के अनुसार से जोड़ा जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप देखो, अगर आप ये कहते हो कि एक सिस्टम पर दो फोर्स लग रहा है, पहला फोर्स अगर आप ये कहते हो कि पहला फोर्स जो है 24 न्यूटन इन एक्स एक्सिस है, मान लो। दूसरा आप ये कहते हो कि दूसरा फोर्स जो है वह आपको 12 न्यूटन इन वाई एक्सिस है। अगर इस दोनों फोर्स का आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल F1 प्लस F2, यहाँ पर जो आप फोर्स को ऐड करोगे तो वो अलजेब्रिक मेथड से आप नहीं कर सकते। यहाँ पर रिजल्ट जो है 24 प्लस 12 36 न्यूटन नहीं होने वाला है। और अगर आप कहते हो, अगर आप ये कहते हो दिस इज इक्वल टू 24 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन, और अगर आप ये कहते हो दिस इज इक्वल टू 36 न्यूटन, तो फिर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर को अलजेब्रिक लॉ से जोड़ा ही नहीं जाता। लेकिन कुछ कंडीशंस में वह अलजेब्रिक लॉ से जोड़ने पर रिजल्ट सही हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे अलजेब्रिक लॉ से हम सभी जोड़ेंगे। तो वेक्टर को जो है स्पेशल रूल्स के द्वारा ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है, जबकि स्केलर को बिल्कुल सिंपल अलजेब्रिक लॉ से आप सभी ऐड भी करते हो, सब्ट्रैक्ट भी करते हो, मल्टीप्लाई भी करते हो और डिवाइड भी करते हो। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि आप दोनों में अंतर को समझो। फिर से मैं 2 मिनट में इसे रिवाइज करता हूँ आपके लिए। मैंने स्केलर के बारे में बताया कि इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड नॉट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी इसे मैग्नीट्यूड होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो। जबकि वेक्टर के बारे में आप कहोगे कि इट इज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। फिर आप स्केलर के बारे में आप कह रहे हो कि स्केलर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड, जबकि वेक्टर के बारे में आप कहोगे कि मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय
स्पेशल रूल, स्पेसिफिक रूल। इसके लिए आपको स्पेसिफिक रूल्स की आवश्यकता होती। अब जो हमें जानना है, आपके दिमाग में और अगर सर ने तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर, ये सभी तो सर बताया ही नहीं। आप चिंता मत करो, वो सभी क्रमशः आपके लिए आता रहेगा। तो इससे पहले कि मैं आपको डोनेशन ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर की जिक्र करूं, उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको टेंसर भी क्लियर कर दूं यहीं पर, ताकि वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टेंसर, अब हम सभी टेंसर को समझेंगे कि ये टेंसर क्या होता है। ऐसा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार के होते हैं जो कुछ सरकमस्टांस में वेक्टर के रूप में बिहेव करता है और कुछ सरकमस्टांस में वह स्केलर के जैसे बिहेव करता है, या यूं कह लें कि कुछ कंडीशन में वह वेक्टर के जैसा बिहेव करता है और कुछ कंडीशन में स्केलर के जैसा बिहेव करता है। तो ये तो वही बात हो गया जैसे हम लोग कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और एक आ जाता है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बीच में आ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पर भी है, बिल्कुल उसी तरह का कंडीशन है। तो ये जो टेंसर है, टेंसर वे सभी फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं जो कभी वेक्टर के रूप में बिहेव करते हैं और कभी स्केलर के रूप में। तो आइए इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे ये भी आप स्पष्ट रूप से देखें। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which in some condition behaves as vector and in some condition behaves as a scalar। तो ये जो टेंसर होते हैं वो सब कुछ कंडीशन में वेक्टर के जैसा बिहेव करते हैं और कुछ कंडीशन में स्केलर के जैसा। और इस लिस्ट में आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इसी लिस्ट में आता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इसे डायरेक्शन है। कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर के जैसा बिहेव करने लगता है, जहां पर हम लोग कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। उसी तरह से एरिया है, एरिया, लेंथ, आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि ये जो एरिया है कुछ कंडीशंस में एरिया वेक्टर हो जाता है, मैक्सिमम कंडीशन में स्केलर होता है। फिर हम सब पढ़ेंगे लेंथ वेक्टर। लेंथ जो है मैक्सिमम कंडीशन में स्केलर है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये भी वेक्टर के जैसा बिहेव करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका वैल्यू जब छोटा होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जैसा बिहेव करता है, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बड़ा हो जाता है तो यह स्केलर के जैसा बिहेव करता है। फिर इसी लिस्ट में प्रेशर है। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं इस लिस्ट में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि मुझे दो ही ऑप्शन मिले, वेक्टर और स्केलर, तो उस कंडीशन में टेंसर में जो फिजिकल क्वांटिटी आते हैं उन्हें किस लिस्ट में रखा जाएगा? तो उस कंडीशन में उन्हें स्केलर में रखा जाएगा। तो जब आपको फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में से केवल वेक्टर और स्केलर में ही आपको चुनना है तो उस कंडीशन में जितने भी टेंसर के लिस्ट में हैं वो सभी स्केलर में काउंट हो जाते हैं।
टेंसर के लिस्ट में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उन्हें आप वेक्टर के लिस्ट में कभी भी नहीं लाओगे, उन सभी को आप स्केलर के लिस्ट में जरूर ले आओगे। तो ये रहा आपको वेक्टर, स्केलर और टेंसर, इस तीनों को मैं एक दूसरे से अलग कर दिया हूँ। ये तीनों क्या हैं यह मैं आपको स्पष्ट कर दिया हूँ। और अब मैं अगले भाग में आपसे नोटेशन ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर और फिर टाइप ऑफ वेक्टर, इसके जिक्र मैं करूँगा, जो कि काफ़ी अहम होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है आप सभी पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे और क्रमशः देखते रहेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप किसी भी एग्जामिनेशन के किसी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बना पाओगे। लेकिन आप अगर डिसकंटिन्यू हो जाते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है। तो मैं अगले भाग तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। बाय।